हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ डी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 14 का ये सेकंड पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सकें। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज्यादा दिन तक के लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताए जाएं वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है विधवा पुनर्विवाह संघ, दूसरा दिया है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और तीसरा दिया है पूना सार्वजनिक सभा। तो महादेव गोविंद रनाडे उपरोक्त संगठनों में से किनकी स्थापना से संबंधित थे? ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो महादेव गोविंद रनाडे हैं ये दोस्तों कौन थे? तो ये एक न्यायाधीश थे जो कि एक विख्यात भारतीय विद्वान थे, समाज सुधारक थे और साथ ही दोस्तों लेखक भी थे। और अपन देखें कि इन्होंने दोस्तों कौन कौन से संगठनों की स्थापना की थी। तो इसमें जो पहला दिया है कि विधवा पुनर्विवाह संघ, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा और इसकी स्थापना रनाडे जी ने 1861 में की थी। और जो दूसरा दिया है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि पुणे में उन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और जो तीसरा है कि पूना सार्वजनिक सभा, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय प्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है समाचार पत्र मुख्य रूप से राजनीतिक नेताओं के स्वामित्व वाले व्यवसायिक उद्यम थे। दूसरा दिया है प्रेस का प्रभाव शहरों और बड़े नगरों तक ही सीमित था। तीसरा दिया है कि प्रेस ने सरकार के कृत्यों और नीतियों की आलोचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है या है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी केवल 1 और जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय प्रेस आए थे, यानी कि जो समाचार पत्र आए थे उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें पहला दिया है कि समाचार पत्र मुख्य रूप से राजनीतिक नेताओं के स्वामित्व वाले व्यवसायिक उद्यम थे। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो समाचार पत्र थे वो मुख्य रूप से जन सेवा के लिए प्रकाशित किए जाते थे। और इसमें जो दूसरा दिया है कि प्रेस का प्रभाव शहरों और बड़े नगरों तक ही सीमित था, तो यह वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि एक समाचार पत्र को दूर दराज के गांव तक पहुंचाया जाता था और फिर उसे एक पाठक द्वारा अन्य व्यक्तियों के लिए भी पढ़ा जाता था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें तीसरा दिया है कि प्रेस ने सरकार के कृत्यों और नीतियों की आलोचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि उस समय प्रेस सरकार के लगभग प्रत्येक कार्य और प्रत्येक नीति की कठोर आलोचना करती थी। इसलिए तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन ब्रिटिश भारत में श्रमिक संघ आंदोलनों से संबंधित थे? पहला दिया है NM लोखंडे, दूसरा दिया है BP वाडिया, तीसरा दिया है NM जोशी और चौथा दिया है धुंडीराज ठेंगड़ी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, 3 और 4, जबकि डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और दोस्तों अब अपन देखें जो ब्रिटिश भारत में श्रमिक जन आंदोलन हुआ था, तो ये दोस्तों क्यों हुआ था? क्योंकि दोस्तों जो श्रमिक होंगे तो वो दोस्तों कारखाना में काम करेंगे, यानी कि जैसे ही कारखाना आयोग का गठन हुआ था तो दोस्तों उन लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाती होंगी जो श्रमिक संघ को चाहिए रही होंगी, यानी कि इनको दोस्तों इनके अनुसार सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए फिर इन्होंने आंदोलन किया। और अपन देखें तो इनमें से दोस्तों कौन कौन से व्यक्ति थे जो श्रमिक संघ आंदोलन में शामिल हुए थे? इसमें जो पहला दिया है कि NM लोखंडे, तो ये वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि NM लोखंडे ने जो 1884 में द्वितीय कारखाना आयोग का गठन हुआ था तो फिर उसमें ये संतुष्ट नहीं थे और फिर इन्होंने 5300 कामगार जो थे उनका हस्ताक्षर करके एक अपना ज्ञापन सौंपा था। और जो MN लोखंडे थे ये भारत के
प्रथम संघ नेता के रूप में भी इनको जाना जाता है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि बीपी बाडिया, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो बीपी बाडिया थे तो ये श्रमिक संघों के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते थे और इन्होंने मद्रास में श्रम संघ की स्थापना सन 1918 में की थी। इसलिए जो दूसरा वाला है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा और पहला वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि NM जोशी, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो श्रमिक संघ था उसके पंजीकरण और उनके संरक्षण के लिए जो कानून आया था उसका दोस्तों इन्होंने विरोध किया था। यानी कि जो तीसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो चौथा दिया है कि थुंडीराज ठेंगड़ी, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि थुंडीराज ठेंगड़ी जो थे ये भी श्रमिक संघ आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे। इसलिए जो चौथा वाला है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है 1857 का विद्रोह संपूर्ण ब्रिटिश भारत में फैल गया था। दूसरा दिया है 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। और तीसरा दिया है विद्रोह के दमन के पश्चात लॉर्ड स्टैनली भारत का पहला भारत सचिव बना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है? इसमें आपको बताना दोस्तों कि कौन सा सही नहीं है। इसमें ए नंबर दिया है कि केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है केवल 2 और 3। तो इन्हीं से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही नहीं है। तो अब अपन देखें, जो इसे पहला दिया है कि 1857 का विद्रोह संपूर्ण ब्रिटिश भारत में फैल गया था, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो दोस्तों एक निम्न स्तरीय ढंग का था, क्योंकि इसमें बॉम्बे और मद्रास की जो सेना थी वो दोस्तों वफादार निकली थी। और यदि अपन देखें तो जो नर्मदा नदी है उससे दक्षिण के भारत में जो ये विद्रोह था वो दोस्तों इसका प्रभाव बहुत ही कम था। और इसमें जो दूसरा दिया है कि 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, तो यह भी दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। और दोस्तों यही आगे जाके फिर भारत के वायसराय भी बने थे। यानी कि दोस्तों जो भारत के प्रथम वायसराय थे वो भी दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। और इनको दोस्तों अपन ने कैसे याद किया था? तो इनको अपन ने याद किया था कि जो महारानी है उनके दोस्तों कितने वाले से उनने अभी तक गिना नहीं है, यानी कि उनके कितने नंग, यानी कि कैनिंग आ जाएगा कि उनके कितने नंग उनके वाले से ये उन्होंने अभी तक नहीं गिना था, यानी कि कैनिंग आ जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि विद्रोह के दमन के पश्चात लॉर्ड स्टैनली भारत का पहला भारत सचिव बना था, तो दोस्तों यह वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसमें अपन को बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 और 2 जो हैं वो सही नहीं है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बांडीवास के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था। दूसरा दिया है यूरोप में आरंभ हुए सप्तवर्षीय युद्ध ने इस युद्ध के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की। और तीसरा दिया है इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में कोई यूरोपीय प्रतिद्वंदी नहीं रहा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए दिया है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो बांडीवास का युद्ध है दोस्तों इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो सबसे पहले अपन देखें जो बांडीवास का युद्ध हुआ था तो वो दोस्तों कब हुआ था? तो इनका युद्ध सन 1756 में हुआ था। और इसमें जो पहला दिया है कि यह अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था, तो यह दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यह अंग्रेजों और डचों के बीच नहीं लड़ा गया था, जबकि यह इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था, वो भी 1756 में। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यूरोप में आरंभ हुए सप्तवर्षीय युद्ध ने इस युद्ध के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की थी, तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसमें तीसरा दिया है कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत में कोई यूरोपीय प्रतिद्वंदी नहीं रहा, तो यह वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था तो उसमें फ्रांसीसियों ने भारत में अपने नियंत्रण को खो दिया था और इसलिए उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो भी दोस्तों उसमें नहीं रहे। इसलिए जो तीसरा वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है कि महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कमला देवी चट्टोपाध्याय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या हैं? पहला दिया है वह प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली भारत
भारत की प्रथम महिला थी। दूसरा दिया है उन्होंने 1931 में भारत की महिलाओं के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, तो ये दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी तो थी, साथ ही साथ एक अभिनेत्री भी थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी और इसके साथ साथ राजनीतिज्ञ तथा नारीवादी नेत्री भी थी। और इसमें जो पहला दिया है कि वह प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में अपने आप को नामांकित किया था। और दोस्तों इन्होंने महाराष्ट्र की जो विधानसभा थी वहां पे चुनाव लड़ा था। हालांकि ये 55 मतों से हार गई थी। इसलिए दोस्तों जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी इन्होंने दोस्तों कम से कम प्रयास तो किया था, भले ही दोस्तों वो हार गई थी। और इसमें जो दूसरा दिया है कि उन्होंने 1931 में भारत की महिलाओं के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसमें कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भाग नहीं लिया था, जबकि सरोजिनी नायडू ने इसमें भाग लिया था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आर्य की उत्पत्ति पर द आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ए दिया है एनी बेसेंट, बी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, सी दिया है बाल गंगाधर तिलक और डी दिया है अरविंद घोष। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो द आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज, यानी कि इसमें शब्द आ रहा है होम, और दोस्तों घर में कौन रहेंगे, तो घर में दोस्तों बालक रहेंगे, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने द आर्किटेक्ट होम इन द वेदाज पुस्तक लिखी है। क्योंकि दोस्तों इससे शब्द आ रहा है होम, और दोस्तों घर में कौन रहेंगे, तो दोस्तों घर में बालक रहेंगे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा। और इन्होंने दो समाचार पत्र, एक मराठी में जो केसी नाम था और एक अंग्रेजी में मराठा जो था, उसमें दो समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किए थे। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय सिंचाई आयोग 1901 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसकी अध्यक्षता एंटनी मैकडोनाल्ड ने की थी। दूसरा दिया है इससे भारत में अकाल से सुरक्षा के साधन के रूप में सिंचाई पर प्रतिवेदन देने का आग्रह किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है या हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें, जो भारतीय सिंचाई आयोग 1901 आया था उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसकी अध्यक्षता एंटनी मैकडोनाल्ड ने की थी, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी अध्यक्षता स्टोक मॉनक्रेफ ने की थी। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इनको जो नियुक्त किया था वो दोस्तों लॉर्ड कार्जन ने किया था। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो एंटनी मैकडोनाल्ड है ये दोस्तों अकाल से निपटने के जो सामान्य सिद्धांत है उनको तैयार करने के लिए लॉर्ड कार्जन जो थे उनके द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। यानी कि दोस्तों जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इससे शब्द आ रहा है भारतीय सिंचाई आयोग, ना कि अकाल आयोग आ रहा है। इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इससे भारत में अकाल से सुरक्षा के साधन के रूप में सिंचाई पर प्रतिवेदन देने का आग्रह किया गया था, तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसे भारत के लिए व्यापक सिंचाई योजना तैयार करने के लिए ही गठित किया गया था। इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल दो सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में विकसित C14 बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह स्वतः आवेशित होने वाली बैटरी है जो कार्बन 14 यानी कि C14 परमाणु अपशिष्ट का प्रग्रहण करके कार्य करती है। और दूसरा दिया है इसका उपयोग कृत्रिम पेसमेकर और मानव में प्रयुक्त प्रत्यारोपण को आवेशित करने हेतु किया जा सकता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें जो C14 बैटरी है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि यह स्वतः आवेशित होने वाली बैटरी है, यानी कि सेल्फ चार्जिंग बैटरी है जो कारण 14 यानी कि C14 परमाणु अपशिष्ट का प्रग्रहण करके कार्य करती है। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह बैटरी रेडियोधर्मी क्षय के कारण जो होने वाले इलेक्ट्रॉन है उसकी बौछार करके अपने आप को ये विद्युत उत्पन्न करती रहती है, यानी कि अपने आप को सेल्फ चार्ज करती रहती है। इसलिए पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसका उपयोग कृत्रिम पेसमेकर और मानव में प्रयुक्त प्रत्यारोपणों को आवेशित करने हेतु किया जा सकता है। तो यह वाला भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इस बैटरी को कृत्रिम पेसमेकर और जो प्रत्यारोपण जैसी मुश्किल जगह है वहां पर भी इसको स्थापित किया जा सकता है, जहां पर बैटरी को बार बार बदलना संभव नहीं होता है। इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है अकाली आंदोलन सह सभा आंदोलन की प्रशाखा था। दूसरा दिया है सह सभा आंदोलन का उद्देश्य सिखों के मध्य पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। और तीसरा दिया है अकाली आंदोलन का उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट उदासी महंतों के नियंत्रण से मुक्त करना था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो इसे पहला दिया है कि अकाली आंदोलन यानी कि जिसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, यह सिंह सभा की प्रशाखा था। तो यह ला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दूसरा दिया है कि सिंह सभा आंदोलन का उद्देश्य सिखों के मध्य पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि अकाली आंदोलन का उद्देश्य सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट उदासी महंतों यानी कि जो वंशानुगत पद बने हुए थे उनसे मुक्त करना था। तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि उसने कई दायित्व रहित पदों को समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए और कई श्रेणी के लिए सिविल सेवकों का वेतन और भत्ता कम कर दिया। न्यायिक विभाग में उसने प्रांतीय अपीली न्यायालयों को समाप्त कर दिया। लोगों के कल्याण के लिए उसने जो सर्वाधिक सराहनीय कदम उठाया वह था ठगों का दमन। उसने भारतीय रियासतों के साथ हस्तक्षेप और अनाक्रमण की नीति अपनाई। उपयुक्त गद्यांश से व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। ए दिया है लॉर्ड हेस्टिंग, बी दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी दिया है लॉर्ड एमर्स्ट और डी दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इन्हीं से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि उसने कई उत्तरदायित्व पदों को समाप्त कर दिया और फिर उन्होंने सिविल सेवकों के वेतन और जो भत्ता था उनको भी कम कर दिया। लेकिन उसने जो सबसे अच्छा सराहनीय काम किया था वो किया था ठगों का दमन। यानी कि दोस्तों जब अपन को ठगों का दमन करना होगा तो अपन उनको किससे पीटेंगे? तो दोस्तों अपन उसको बिल्ले से पीटेंगे, यानी कि बेंटिक आ जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि दोस्तों जब अपन को ठगों का दमन करना पड़ता है तो दोस्तों अपन उसको नॉर्मल वस्तु से नहीं पीटते, जबकि दोस्तों अपन उसको बिल्ले से पीटते यानी कि बेंटिक, यानी कि टिका टिका कर अपन उसको बिल्ले से पीटते यानी कि बेंटिक आ जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन महालवाड़ी बंदोबस्त से जुड़ा था? पहला दिया है हार्ट मैकेंजी, दूसरा दिया है थॉमस मुनरो और तीसरा दिया है विलियम बेंटिक। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें दोस्तों जो महालवाड़ी बंदोबस्त है यानी कि जो महालवाड़ी है दोस्तों ये क्या है? तो दोस्तों जो महालवाड़ी शब्द है ये दोस्तों हिंदी शब्द जो महल है उससे ही उत्पन्न किया गया है और जिसका अर्थ घर, पड़ोस, जिला या आवास होता है। और अपन देखें कि जो महालवाड़ी बंदोबस्त है उससे कौन कौन जुड़े थे। इसमें जो पहला दिया है कि हार्ट मैकेंजी, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इनके द्वारा ही जो महालवाड़ी बंदोबस्त है इसको आरंभ किया गया था 1822 में। और इसमें जो दूसरा दिया है थॉमस मुनरो, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि थॉमस मुनरो जो है वो महालवाड़ी व्यवस्था से संबंधित नहीं है, जबकि
ये दोस्तों रियायत वाली जो व्यवस्था है उससे संबंधित थे। और इसमें जो तीसरा दिया है विलियम बेंटिक, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे विलियम बेंटिक ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला तो वैसे ही उन्होंने जो महलवाड़ी बंदोबस्त था उसकी पूरी समीक्षा की और फिर इन्होंने इस व्यवस्था में जो नियम शर्त थे उसको और भी अधिक लचीला बना दिया था। इसलिए जो तीसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा वैभव शिखर सम्मेलन संबंधित है। ए दिया है वैश्विक भारतीय शोधकर्ता की सहकारिता के प्रोत्साहन से। बी दिया है अतुल्य भारत के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने से। सी दिया है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने से। और डी दिया है भारत में युवाओं के लिए रोजगार के प्रावधान से। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो वैभव शिखर सम्मेलन हुआ था तो ये दोस्तों किससे संबंधित है। तो इसमें जो ए नंबर दिया है कि वैश्विक भारतीय शोधकर्ता की सहकारिता के प्रोत्साहन से, तो यह दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इससे शब्द आ रहा है वैभव। और दोस्तों वैभव कब मिलता है जब अपन किसी वस्तु की शोध करते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि वैश्विक भारतीय शोधकर्ता की सहकारिता के प्रोत्साहन से जो वैभव शिखर है वो संबंधित है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकॉम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इससे सही है। पहला दिया है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। दूसरा दिया है महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखें जो बायकॉम सत्याग्रह था तो ये त्रावणकोर जो कि अभी केरल में है उसमें दलित वर्गों के मंदिर में प्रवेश करने हेतु एक आंदोलन था। और इसमें अपन देखें जो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कि यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जैसे अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध जो लड़ाई होती है तो उसमें महात्मा गांधी जी पहले ही नजर आते हैं, यानी कि जो दूसरा वाला है यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 2 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस भारतीय रियासत का सर्वप्रथम विलय किया गया। ए दिया है सतारा, बी दिया है संबलपुर, सी झांसी और डी दिया है नागपुर। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो व्यापकता का सिद्धांत है ये दोस्तों क्या कहलाता। तो दोस्तों जो व्यापकता का सिद्धांत है इसको दोस्तों हड़प नीति कहते हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी। और इसमें होता यह है कि जो राजा होता था उसकी जितनी भी संपत्ति होती थी उसमें केवल उसके पुत्र का अधिकार होता था, लेकिन जो उसका पुत्र होता था उसको राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था। और यही कहलाती थी दोस्तों हड़प नीति। और फिर जो अंग्रेज होते थे वो दोस्तों उनकी जितनी संपत्ति होती थी, यानी कि जब राज्य का उत्तराधिकारी नहीं रहेगा तो दोस्तों वो पूरा साम्राज्य उनके अंदर में आ जाएगा, और इसी को कहते हैं अपन हड़प नीति। तो अपन देखें कि किस भारतीय रियासत का सबसे पहले विलय किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हम इसका ये हो जाएगा कि सतारा। क्योंकि दोस्तों ये जो सतारा था ये दोस्तों सभी तारों में से एक था, यानी कि दोस्तों हम ट्रिक से ही इसको बस पढ़ रहे हैं कि दोस्तों जो तारा होता वो दोस्तों सबसे अलग होता है, इसलिए उसी को सबसे पहले अंग्रेजों ने शामिल किया, यानी कि सतारा आ जाएगा। और सतारा को उन्होंने 1848 में शामिल कर लिया था। और फिर उसके बाद 1850 में उन्होंने संबलपुर को, फिर 1852 में उदयपुर को, 1853 में नागपुर को और 1854 में उन्होंने झांसी को, और फिर लास्ट में उन्होंने अवध को भी 1856 में इन्होंने एक के बाद एक अंग्रेजी जो राज्य थे उसमें विलय कर लिया था। और अब बच जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मराठा प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए दिया है मराठों की राजस्व प्रणाली करदाता संरक्षण सिद्धांत पर आधारित थी। बी दिया है मराठों का नगर प्रशासन जो था वो मौर्य काल में प्रचलित व्यवस्था के काफी समान था। सी दिया है पेशवा की सेना में अन्य राज्यों के सैनिकों के लिए पद प्राप्त करना निषिद्ध था। और डी दिया है मराठा कानून मिताक्षरा और मनुस्मृति पर आधारित था। इनमें से आपको बताना है
कि इसका कौन सा सही नहीं है। तो अब अपन देखें जो मराठा प्रशासन था इसके संदर्भ में अपन को बताना है कि इसका कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो ए नंबर दिया है कि मराठों की राजस्व प्रणाली जो थी वो करदाता संरक्षण सिद्धांत पर आधारित थी, तो यह दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें बी नंबर दिया है कि मराठों का नगर प्रशासन जो था वो मौर्य काल में प्रचलित व्यवस्था की काफी समान था, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो सी दिया है कि पेशवा की सेना में अन्य राज्यों के सैनिकों के लिए पद प्राप्त करना निषिद्ध था, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पेशवा की सेना में अन्य राज्यों के जो सैनिक थे उनको पद प्राप्त करने के लिए निषिद्ध नहीं किया गया था। और इसका जो डी नंबर है कि मराठा कानून मिताक्षरा और मनुस्मृति पर आधारित था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि पेशवा की सेना में अन्य राज्यों के सैनिकों के लिए पद प्राप्त करना निषिद्ध था, क्योंकि इसमें बताया है कि कौन सा सही नहीं है। और अब बन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कॉर्नवालिस द्वारा किए गए न्यायिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सही है। पहला दिया है कॉर्नवालिस संहिता के अंतर्गत किए गए न्यायिक सुधार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थे। दूसरा दिया है सरकारी सेवक अपने आधिकारिक क्षमता से किए गए कृत्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं थे। तीसरा दिया है कॉर्नवालिस के सुधारों ने भारतीयों को न्याय के प्रणाली से बाहर कर दिया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। अब अपन देखें जो कॉर्नवालिस द्वारा न्यायिक सुधार किए गए थे उसके संदर्भ में अपन को बताना है। इसमें जो पहला दिया है कि कॉर्नवालिस संहिता के अंतर्गत किए गए न्यायिक सुधार शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थे, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें दूसरा दिया है कि सरकारी सेवक अपने आधिकारिक क्षमता से किए गए कृत्यों के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं थे, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें जितने भी काम किए जाते थे उसके लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेही रहते थे। और इसमें जो तीसरा दिया है कि कॉर्नवालिस के सुधारों ने भारतीयों को न्यायिक प्रणाली से बाहर कर दिया था, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और अब बन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे किफायती एवं मध्य आय आवास के लिए स्पेशल विंडो निवेश फंड का उद्देश्य है। ये दिया है अवरुद्ध आवास परियोजना को पूरा करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त ऋण वित्तीयन प्रदान करना। बी दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवासों के लिए लघु गृह ऋण उपलब्ध कराना। सी दिया है श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों में नई आवासीय सोसाइटियों के विकास के लिए ग्रीनफील्ड परियोजनाएं आमंत्रित करना। और डी दिया है सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को आवास की सुविधा प्रदान करना। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखें जो स्पेशल विंडो यानी कि किफायती और मध्य आय आवास के लिए जो स्पेशल विंडो निवेश फंड है इसका उद्देश्य क्या है। इसमें आ रहा है कि मध्य आय होनी चाहिए उनकी, तो इसमें जो ए नंबर दिया है कि अवरुद्ध आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त ऋण वित्तीयन प्रदान करना, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि अवरुद्ध आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त ऋण वित्तीयन प्रदान करना। और ये जो अवरुद्ध आवास परियोजना है इसको वित्त मंत्री के द्वारा चालू किया गया था। और अब बन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है कि आंग्ल मैसूर युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से अंग्रेजों और मैसूर के बीच सुरक्षात्मक गठबंधन बना। दूसरा दिया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ होना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक मुख्य कारण था। और तीसरा दिया है टीपू सुल्तान द्वारा सहायक संधि को अस्वीकार करना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण था। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो दोस्तों जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये सन 1767 में हुआ था, जो कि 1769 तक चला था। और दोस्तों जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1780 से लेके 1784 तक चला था। और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1790 से लेके 92 तक चला था, जबकि जो चौथा युद्ध हुआ था वो 1799 में ही समाप्त हो गया था। और अब अपन देखें इसमें जो
जो पहला दिया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से अंग्रेजों और मैसूर के बीच सुरक्षात्मक गठबंधन बना था। तो दोस्तों यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आंग्ल और मैसूर थे इसमें दोनों ने अपने क्षेत्र में आने और जाने पर सुरक्षात्मक गठबंधन किया था। और इसमें जो दूसरा दिया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ होना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक मुख्य कारण था। तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने और अमेरिकी उपनिवेशवासियों के साथ फ्रांस के गठबंधन ने वॉरेन हेस्टिंग को हैदर अली के फ्रांसीसियों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध स्थापित कर दिए थे, इसलिए ये आंग्ल और मैसूर युद्ध का कारण नहीं बन सकता, इसलिए दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो तीसरा दिया है कि टीपू सुल्तान द्वारा सहायक संधि को अस्वीकार करना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण था। तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये सन 1799 में हुआ था, जो कि उसी टाइम समाप्त हो गया था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल 1 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रम में व्यवस्थित भी कीजिए। पहला दिया है महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि धारण की। दूसरा दिया है सिविल सेवकों में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दिया। और तीसरा दिया है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 3, बी 3 2 1, सी 1 3 2 और डी दिया है 3 1 2। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि सबसे पहले सन 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, यानी कि सबसे पहले 3 नंबर आ जाएगा। और ये दोस्तों जो लंदन विश्वविद्यालय है उसके तर्ज में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की गई थी। और इसकी दोस्तों स्थापना वुड डिस्पेच जो है उनके द्वारा की गई थी। और उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने सन 1876 में भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद सन 1878 में जो सिविल सेवक थे उनके लिए जो आयु थी वो 23 वर्ष थी, जिसको फिर घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 3 1 2 इसका सही काल अनुक्रम है। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। और दोस्तों प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।